तो सांसद का चुनाव लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी ईश्वर कृपा से। और मैं कुछ ऐसे काम करके पार्लियामेंट में दिखाऊंगा जो आज तक हुए नहीं। अगर आज चुनाव हो जाए तो उमेश कम से कम 30,000 वोट से हारेगा। रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, और सीधी सादी बोली मेरी, सीधा साधा काम। पर हूँ बड़ा अलबेला और 100 के बराबर अकेला। पहाड़ के विधायक हैं, वो पहली बार अगर चुनाव जीतते हैं तो मंत्री बन जाते हैं। हम मैदान से रहे 4 बार जीते, हमको मंत्री नहीं बनाया। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। अरे भाई हरीश रावत, तुम्हारी उम्र इतनी आ गई, लेकिन तुम्हारी ये बदगुमानी नहीं गई धोखा देने वाली। अब फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन इंशाअल्लाह खुद खुदा करे। एक फर्क और था, मेरे साथ के लोग कसरत करके, कुश्ती करके, बादाम पी के सो जाते थे, मुझे सोना नहीं मिलता था, मुझे पढ़ना पड़ता था। तो और लोगों से 4 गुनी मेहनत की है, इसलिए मेरी एफिशिएंसी, मेरी मेंटल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। IAFS का फॉर्म दिल्ली से आया लेने के लिए जवाहर बुक डिपो से, रुड़की में तो मिलता नहीं था। उस समय रुड़की में सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्मी 3 तैयारी हुआ करते थे। हम अकेले सिविल सर्विस की तरफ गए, इतना मोटा फॉर्म था, पसीना आ गया देखकर। UPSC से फिर ये पॉलिटिक्स की तरफ कैसे रुक हो गया? बहुत अच्छा सवाल। उनका जीवन के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मैं भी राजनीति में हूँ, तब मैं राजनीति में। मैं हमेशा बारिश में जाके रोता हूँ जिससे मेरे आंसू दुनिया ना देख पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। और आज के हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड की बात में जो मेहमान हैं वो उत्तराखंड की राजनीति में अपने बयानों से काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। काफ़ी बेबाक उनकी कह सकते हैं छवि यहाँ पर रहती है। खानपुर से MLA रह चुके हैं, चैंपियन है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी यहाँ पर बात कर रही हूँ। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले उत्तराखंड तक पर। प्रणाम, धन्यवाद आपका। पहले तो सबसे पहले ये बताइए, जो आपका नाम है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, ये क्या कुछ चेंज हो गया? हमने सुना था इसका कुछ आपने मॉडिफाई किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, रॉयल फैमिली से लंढौरा रियासत प्राचीन रियासत रही वीर गुर्जर समाज की, तो जो राजा हैं वो राजा हैं, पुत्र है वो कुंवर है, तो कुंवर प्रणव सिंह। और चैंपियन हम है कि आर्म रेसलिंग में हमने जो चैंपियनशिप जीती है और चैंपियनों का चैंपियन टाइटल जीता है, तो उस टाइटल के जीतने के हमने अपने नाम के साथ टाइटल लगाया है। ये कोई उपनाम नहीं है, इट इज़ नॉट एपिथेट, ये कोई तखल्लुस नहीं है, ये टाइटल है जो चैंपियन का है। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा मैंने कहा कि आप अपने बयानों से काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी रही है तो वहाँ पर भी आप अभी के जो मौजूदा MLA हैं उनको लेकर भी काफ़ी जुबानी जंग आप लोगों के बीच में चलती रहती है, तो ये सब भी फिलहाल क्या मसला चल रहा है? देखिए, ज़ुबानी या अखबारी को मैं मर्द नहीं मानता, मर्द वो है जो मैदान में आता है। अब फेसबुक में पीछे से बैकबाइटिंग करना, झूठ दिखाना, आदमी इतना झूठा है कि 2-2 फीट पानी आया बरसात में और कहने लगा कि हम डूब गए। अभी मैं नाव की फ़ोटो डाली, मैंने नाव में बैठ रहा था, 2 फुट पानी था, पलट गई, गिर गया। ऐसे झूठ आदमी के सामने नहीं चलता है। जनता से बोला झूठ कि मैं विधायक बनने के 6 महीने में खानपुर में चीनी मिल खुलवा दूंगा, अब तक एक कोल्हू भी नहीं लगवाया। राजपुर गोवर्धनपुर में हॉस्पिटल बनवा दूंगा 50 बेड का, कुछ नहीं हुआ, डिस्पेंसरी नहीं बनी। लंढौरा में डिग्री कॉलेज बनवा दूंगा, स्कूल भी नहीं खुलवाया। तो उसका झूठ सामने एक्सपोज हो रहा है। और हम 2 साल से विधायक नहीं हैं, लेकिन मेरे धाकड़ धामी मुख्यमंत्री हैं, छोटे भाई आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी, मुझे 30 करोड़ के 3 पुल दिए हैं। वो सिडकुल का सपना जो 5 साल पहले मैंने देखा था, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लक्सर में बुला करके मुख्यमंत्री घोषणा कराई थी, वो पूरी हो गई है। 3 जनवरी को हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने खानपुर को सिडकुल दे दिया। अब मैं पुष्कर सिंह धामी जी को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान सभा करने जा रहा हूँ, जिसमें 20,000 व्यक्तियों से उनका सम्मान कराऊंगा। तो उमेश कुमार और आप कुछ ना कुछ बयानबाजी जो चलती रहती है, तो मतलब क्या है अभी, मतलब जिस तरह से वहाँ की स्थिति फ़िलहाल है, तो क्या आपको लगता है कि वो आप सस्पेंड उन्हें करना चाहते हैं? क्या दिक्कत है? वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आप भी बोलते रहते हैं, क्या चल रहा है? देखिए, चाहने से कुछ नहीं होता। ये जनतंत्र है, जनता का तंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा का तंत्र है। जो जनता चाहती है वो होता है। अब जनता के सामने उनका सच उजागर हो गया है। जो काठ की हांडी थी वो फूट चुकी है। अब लोग सब महिलाएं कह रही हैं कि हम उस पर कीचड़ फेंकेंगे, उस पर अंडे फेंकेंगे, झाड़ू मारेंगे उसको। लोग कह रहे हैं गाड़ी से उतार के उसका गला पकड़ेंगे, झूठ कैसे बोला है। ये तो जनता का दरबार है। अगर आज चुनाव हो जाए तो उमेश कम से कम 30,000 वोट से हारेगा। रही बात बर्खास्त करने की, मैं बताऊं, देवभूमि है उत्तराखंड, वहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। हमारी मातृशक्ति ने अपने संघर्ष से हमें उत्तराखंड दिलवाया और वहाँ माताओं की हम पूजा करते हैं। और वैसे भी शास्त्र कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर निवास करता है। मैं उस कोख को प्रणाम करता हूँ अपनी उत्तराखंड की,
जहाँ से वो वीर जन्म लेते हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस में जा कर के अपने प्राणों की आहुति दे के भारत माता की अस्मिता की रक्षा करते हैं। और उमेश ने बलात्कार किया, अपने लैपटॉप से दिखाया, पूरी दुनिया उसको देख चुकी है। ये भाग दौड़ करके उस लड़की को लाए पकड़ के जो उस वीडियो में इसके साथ है, और मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में डाली। हाईकोर्ट ने ये कहा कि वीडियो का प्रसारण रोक दीजिए, लेकिन कुंवर प्रणब सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नहीं रुकेगी, वो अभी भी वीडियो पे जारी है। और हम भी जवाब दे रहे हैं। उमेश कहता है कि डीप फेक वीडियो है, उमेश बिल्कुल झूठ बोलता है। हम प्रूफ दे रहे हैं कि वीडियो डीप फेक नहीं है, असली है, उमेश ने खुद शॉट की है। और उमेश को कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में जेल भिजवा के रहेंगे, तब इसकी विधायक बर्खास्त होगी। और बलात्कार का जो मुकदमा इसके ऊपर 2018 से चल रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक बलात्कार करने के आरोप के 9 साल बाद जेल गया है, 25 साल की जेल की सज़ा हुई है। इसके भी बलात्कार के आरोप को 5 साल हो गए हैं, ये भी जेल जाएगा। और जैसे ही जेल जाएगा बर्खास्त हो जाएगा विधायकी से, दोबारा चुनाव होगा और इंशाल्लाह रानी देवयानी सिंह 20,000 वोट से जीतेंगी। अच्छा, रानी देवयानी जी वहाँ से जीतेंगी आप कह रहे हैं, अगर दोबारा चुनाव होता है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी क्या मतलब भविष्य को लेके क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? हम सुन रहे हैं कोई MP बन सकते हैं, मतलब कोई टिकट को लेकर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया सरता जी। देखिए, मैं लगातार 4 बार विधायक बना, लेकिन पता नहीं क्यों उत्तराखंड में मुझे मंत्री नहीं बनाया। बहुत से हमारे मित्र हैं ऐसे जो पहली बार के विधायक हैं लेकिन मंत्री बन गए, 2 बार के विधायक हैं मुख्यमंत्री बन गए, तो कुछ मज़ा सा नहीं आया, बोरियत आ गई। मैंने कहा अब उत्तराखंड नहीं, देवभूमि है, ज़रूर है, सांसद बनेंगे, और जहाँ से सांसद बनेंगे वहाँ की सेवा तो करेंगे, लेकिन अपनी देवभूमि की सेवा भी करेंगे, उत्तराखंड के लिए भी सेवारत रहेंगे। तो सांसद का चुनाव लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी ईश्वर की कृपा से। और मैं कुछ ऐसे काम करके पार्लियामेंट में दिखाऊंगा जो आज तक हुए नहीं। मैं कहीं आपको सुन रहे थे, आप बता रहे थे कि मैदानी पहाड़ी का थोड़ा सा भेदभाव आपने देखा है, तो वाकई में कुछ ऐसा फील करते हैं? देखिए, खुले तौर पे जनता में तो नहीं है, लेकिन राजनीति में ज़रूर है। पहाड़ के विधायक हैं, वो पहली बार अगर चुनाव जीतते हैं तो मंत्री बन जाते हैं। हम मैदान से रहे, 4 बार जीते, हमको मंत्री नहीं बनाया। तो राजनीति में है, आम जनता देवभूमि की बहुत अच्छी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, लेकिन राजनीतिज्ञों ने ऐसा बीज बो दिया है जिससे नुकसान होगा आगे जाके। अक्सर आपके बयान काफ़ी सुर्खियां पकड़ लेते हैं, कई सारे वीडियोस आपकी वायरल हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आप इस तरह से कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहती हैं, आपके आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। अभी आपने एक बयान दिया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मदन कौशिक जी, उनको लेकर भी, जो पिछले चुनाव हुए थे विधानसभा के, कि भीतरघात हुई थी बीजेपी में। तो आपको हारने की वजह मतलब ये भीतरघात को मानते हैं या कुछ और? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि चैंपियन हार जीत नहीं मानता, स्थित प्रज्ञ हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जीता हूँ। 7 चुनाव जीते, वो तो किसी ने पूछा नहीं। जीतने के बाद अति उत्साहित नहीं हुए, हारने के बाद भी अति उत्साहित नहीं है। 2 साल से ऐसी जीवन यापन कर रहा हूँ जैसे 4 बार का विधायक और 3 बार का मंत्री बन के किया था, काम भी वही करा रहा हूँ। हार जीत कुछ नहीं है। रही बयान की बात, देखो साहब, जो आदमी सच बोलेगा वो कड़वा तो लगता है। पार्टी फोरम में बोल सकते थे नहीं, पार्टी की कह रहे हैं, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सच की बात कर रहे हैं। पिछले अपने 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूँ। 40 साल पहले पिताजी विधायक बने, 22 साल पहले मैं बना, क्योंकि मैं सच को सच कहता हूँ, इसलिए मेरी जुबान खोटी लगती है, मेरी वाणी कड़वी लगती है, शायद इसलिए मुझे विधायक उससे मंत्री बनाने से डरते रहे। लेकिन एक बात बता दूँ, एक बड़े ही महत्वपूर्ण मंत्री हैं। पिछली बार विधानसभा सत्र में मैंने सवाल डाला था कि मैंने कहा देखिए, हमारे यहाँ बाढ़ आती है और वहाँ पे तटबंध टूट रहे हैं। मैंने गंगा का तटबंध बनाया, गंगा नदी का, बाणगंगा नदी का बनाया, मैंने सोलानी नदी का तटबंध बनाया। अब वो टूट रहे हैं, विनाश क्यों होना, उनको आप अनुरक्षण करा दीजिए। तो मुझे आश्वासन दे दिया साहब कि हो जाएगा। जब वो नहीं हुआ तो नियम 51 में मैंने उसको प्रयोग किया, सरकार के खिलाफ प्रश्न डाला, अपनी सरकार के, अपने मंत्री के, और कहा कि अगर आपने मुझे झूठा आश्वासन देना था तो क्यों ना मैं सरकार के खिलाफ कार्रवाई करूं। मंत्री जी इतने डर गए कि मेरे घर पे चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की टीम भेज दी मेरे पैर पकड़ने के लिए। अगले दिन प्रश्न था, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मंत्री जी का सम्मान है, लेकिन सबसे पहले मेरी जनता आती है। मेरी दशा उस चिड़िया जैसी है जिसके बच्चे 18वीं मंजिल पे बैठे हैं पेड़ की और भूख से बिलबिला रहे हैं। उनको विश्वास है उनकी माँ खाना लाएगी, वो ये नहीं जानते कहीं से दाना लाएगी, कहीं मरा हुआ मांस लाएगी, किसी को नोच के लाएगी या मार के लाएगी, लेकिन खाना लाएगी। जब मेरी जनता परेशान होगी तो चाहे अपनी सरकार के खिलाफ करना पड़ा, एक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन सरकार के खिलाफ सवाल डालेगा। सवाल डला और सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि नाबार्ड ADB से पैसा देंगे, लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने मंत्री जी का जाके पकड़ा, मैंने कहा मंत्री जी ये क्या तरीका है,
हास्यास्पद जवाब है। मंत्री जी कहते हैं कि केंद्र में मंत्री भी शेखावत जी राजा हैं और कुंवर साहब आप भी राजा हैं, दोनों राजा जाके बात कर लो। मैंने तो मंत्री के इस काम के हो, त्याग पत्र दो, मंत्री हमें बनाओ। तो उत्तराखंड में ये होता है। अरे मैंने कहा अगर हम मंत्री बनते, आप लोग तो रोते रहते हैं भारत सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, आपके यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं जाते, हम आपको वर्ल्ड बैंक से पैसा ला के दिखाते। लेकिन कोई बात नहीं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, खुदा तलाश लिया हमने बंदगी कर ली। अब एमपी बन रहे हैं, एमपी में लोकसभा में जाके करेंगे जो वहाँ नहीं हुआ, और फायदा उत्तराखंड का भी करेंगे। कौन सी लोकसभा सीट से? अब ये तो वक्त बताएगा और पार्टी जो कहेगी, ये अभी मैं क्या कह दूं। उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर? उत्तराखंड का तो कुल 5 सीट हैं। उत्तराखंड से क्या मतलब, हरिद्वार में हमारे ना डॉक्टर निशंक 2 बार से हैं, मेरे अजीज दोस्त हैं। आप तो खुद उनको जिताने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे थे क्या वो मुस्लिम वोटर्स को इकट्ठा 1 लाख मुस्लिम वोटर दूंगा उनको, बिल्कुल दूंगा, जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे मित्र हैं मुस्लिम। और मैं जहाँ से लड़ूंगा, यहाँ से पार्टी कहेगी, अभी मैं आपके प्रेस में नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, पार्टी का मसला है। और हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हरीश रावत की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उनको लेके आपके क्या राय है कि आप कभी तारीफ करते हैं तो कभी उनसे नाराज दिखते हैं, क्या मसला चलता है उनकी और आपके बीच का? मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है। अरे भाई हरीश रावत, तुम्हारी उम्र इतनी आ गई, लेकिन तुम्हारी ये बदगुमानी नहीं गई धोखा देने वाली। अगर तुम धोखेबाज ना होते तो बाखुदा कह रहा हूँ तुम्हारे जैसा नेता उत्तराखंड में ना होता। मजबूत आदमी को पसंद नहीं करते, कमज़ोर चुगलीबाज को पसंद करते हैं, धोखा देते हैं, इसलिए कामयाब नहीं हुए। नहीं तो उनके जैसा नेता वाकई उत्तराखंड में नहीं है, संघर्षशील और मेहनत करने वाला। तो ये आप तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे असलियत बयान कर रहा हूँ जो कड़वी लगती है। देखो मैंने बुराई नहीं की, असलियत बयान की, शेर भी कहा मैंने। प्रणव जी, अक्सर हम आपको देखते हैं कि आप बयानों से काफ़ी सुर्खियों में रहते हो और ऐसे वैसे बयान नहीं होते हैं, आप बेबाकी से कुछ भी बोल डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि भाई जो आप जिसके लिए भी बोल रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसको भी गुस्सा आता होगा, वो भी नाराज़ होता होगा, तो वो भी 4 खरी खोटी आपको सुनाता। इवन हम देखते हैं कि कई सारे मुकदमे आप पर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं वो बिल्कुल आप चिल नज़र आ रहे हैं, हमेशा जो है खुश यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब इतना ज़्यादा कैसे आप मतलब परेशानियों को नहीं लेते हैं, क्या करते हैं? मतलब मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, सुना है गाना देवानंद वाला आपने वो? तो देखिए, इंसान के एटीट्यूड और डिमेनियर पे फ़र्क पड़ता है। जिसका खुदा निगहबान हो वो कभी खौफ नहीं खाता, जिस पर ईश्वरी कृपा हो वो कभी भय नहीं जानता। हाँ, भय पैदा ज़रूर करता है, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं होती है। देखिए, भले ही मैं कितनी मुसीबतें मोल लेता हूँ, लेकिन ईश्वर ने इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति दी है, शक्ति और शारीरिक भी और मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। और मैं ये कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जो मेरे एक तरह के आइडियल हैं, जो कहते थे चिर युवा मनुष्य रहे, हमेशा युवा रहे, और मैं चिर युवा हूँ, कि एक नदी के रास्ते में जितने पत्थर आते हैं उसका प्रवाह और वेग उतना ही तेज होता है। शीतल जल तो मरे हुए मनुष्य के समान है, जैसा तालाब या झील का जल होता है। गतिशील गतिमान तो वो है जिसमें गति है, और आपको गति आती है कंट्रोवर्सी से। कंट्रोवर्सी ना हो तो मजा कैसा, मसाला चाट में ना हो तो चाट कैसी। और हम उसमें चटकारे लेके खाते हैं, जो हमें जलाता है उसी को जला देते हैं। हम टेंशन देते हैं, हम लेते नहीं हैं। आपको किसी का भय नहीं है? भय नाम की परिभाषा नहीं पता आज तक, डर हमने जाना ही नहीं क्या होता है। वो एक गाना था, तुमको सुनाते हैं, छोटी बहन, रामपुर का लक्ष्मण। रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, और सीधी सादी बोली मेरी, सीधा साधा काम, पर हूँ बड़ा अलबेला और 100 के बराबर अकेला। अरे कितने साल बाद मिले हैं? 14 साल हो गए हैं? अरे आओ ना यार, 14 साल पहले आप हमको चाय पिलाते थे, हैं मेरी जान। 14 साल का क्या यादें हैं यहाँ की आप? पूरे पार्क में साहब के शरीर का सबसे ऊंचा लम्बी साहबे दिखाई देते थे। साहब का लड़का आए थे, नहीं दौड़ पा रहे थे तो मार रहे थे, उसको घुसा कि शरीर क्यों। तब कैसी पर्सनैलिटी थी इनकी, मतलब ऐसे ही थे कैसे? इससे तगड़ा थी। अब पार्क में, पूरे पार्क में नजर साहब अकेले आते थे। छोटी बहन का बात करके 500 रुपए नाम रखो तुम। 14 साल बाद बुढ़िया गए हो, लेकिन इस दिल में वही जगह है तुम्हारे लिए जो 14 साल पहले थी, और इंशाल्लाह वही रहेगी। 4 बार एक्सीडेंट हो गया, अभी भी ये बांह नहीं उठती है। आप यहाँ कसरत करने आते थे? मैं रोज एक्सरसाइज करने जाता था। 2009 में MP का टिकट मांगने के लिए आया था मैं दिल्ली में तो 3 महीना रुका था, और रोजाना पसीना बहाता था।
जब हरीश रावत को टिकट दे दिया था मेरा काट के, लेकिन जनता के दिल से थोड़ी निकाल दोगे, दिल्ली की जनता है, अकेले नजर आते थे। अकेले नजर आते। इंशाल्लाह आज भी कपड़े उतारूंगा तो वही दिखूंगा, अभी कपड़े पहने हुए हैं। तो 14 साल से आप यहाँ रेगुलर आ रहे हैं? 1988 से 5 मई से बेचता हूँ। 1988 से हाँ हाँ, 5 मई को संडे के दिन था, घर से आया था। अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो मतलब काफ़ी कुछ यादें मतलब आपकी देखिए, मैंने जुड़ी कहा हुई ना, हैं। मैं दिल नवाज आदमी हूँ सरिता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी दौलत है तो मोहब्बत है। ज़िंदगी ने बहुत से इम्तिहान लिए, अब कहूँगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन प्यार को मैंने संजो के रखा है। कभी दिल भी टूटा है क्या आपका? हाँ ज़िंदगी है तो हो जाता है, लेकिन सबसे बुरा हादसा था मेरे बेटे को चोट लगी 2006 में। 9 साल की उम्र में इंडियन हैबिटेट सेंटर में 35 फुट नीचे जाके गिर गया था। मेरे दोस्त का शादी का रिसेप्शन था, मुझे आवाज़ आई, थर्ड से सुनाई दिया, मेरे सेंसस तेज जाकर देखा तो खून चारों तरफ पड़ा हुआ है 35 फुट नीचे। तुरंत हॉस्पिटल ले गए, सर में फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर, पसलियाँ टूट के फेफड़े में फंस, फेफड़ा फाड़ दिया कूल्हे में। पर माँ भगवती का साथ था, 8 दिन वेंटिलेटर पे रहा, होश में आया। बाप का ख्वाब तोड़ दिया। चाहता था ओलंपिक में शॉट पुट चैंपियन बनाना, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आगे झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करेगा। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हो जाता है। लेकिन माँ भगवती का प्रताप रहा, शूटिंग में वो रहा और वर्ल्ड चैंपियन बना है वो। शॉट पुट नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लाखों में एक। चंदग्राम पहलवान जी जैसे रिस्ट गट्ठे किसी के नहीं देखे थे, उसके उनके जैसे थे, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े हाथ, 6.25 फीट हाइट है। लेकिन चलिए, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन मोहब्बत की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, आपने देख लिया, इससे बड़ी दौलत नहीं है। नहीं, आपका एक सपना था कि ओलंपिक में। टूट गया, एक्सेप्ट भी कर लिया। ईश्वर जिस हाल में रखे रहना पड़ता है, क्या कर लेंगे। चार्ली चैपलिन कहता था मैं हमेशा बारिश में जाके रोता हूँ जिससे मेरे आंसू दुनिया ना देख पाए। हम भी ऐसे ही हैं, बाहर से भले दिखते हैं लेकिन बहुत कुछ झेला हुआ है। चलिए आपको इंग्लिश में गाना सुनाते हैं। शौक है आपको गाने का, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश? लेकिन जब कभी मन भारी होता है तो बहला लेते हैं। एक था ना उसका, दिल कभी गम से भारी होता है तो गा लेते हैं, अपनी आंखों की नमी को सुखा लेते हैं। आप लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब मन में एक है कि भाई आप लोकसभा चुनाव अगर जीतते हैं किसी सीट से तो ये करेंगे अपने क्षेत्र में, क्या एक विजन लेकर चल रहे हैं आप? मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, इंशाअल्लाह कारवां बनता गया। देखिए, मैं कुछ वो करके दिखाऊंगा जैसे मैंने विधायक में किया कि और लोग नहीं कर पाए। लोकसभा में ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल सहारनपुर लोकसभा है, सहारनपुर सिर्फ कास्ट उद्योग की नगरी है, आज तक वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। वहाँ पर प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, IAS के लिए, PCS के लिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तो मैं वो जज्बा दूंगा, मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। जैसे मैंने बिरला टायर फैक्ट्री मैंने खुलवाई थी लक्सर में, 10,000 लोगों को रोजगार मिला था, एक साथ 10,000 घर में चूल्हा जला था। अब शेड्यूल कराया, उससे भी होगा। ऐसे ही मैं सांसद बन के वो करूंगा जो और सांसद नहीं करते, राजनीति ना करके सोशल एमिलोरेशन करूंगा। तो चलिए, ये तो रही पॉलिटिकल बात। अब जो है प्रणव जी की जो पर्सनल लाइफ है उसको लेकर बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने UPSC की तैयारी करी थी, कैसे वो चैंपियन बने थे और कैसे फिर वो राजनीति में यहाँ पर आते हैं। आइए अब वो सब कुछ हम जानते हैं। सर, एक तरफ हम देखते हैं कि आपने UPSC की तैयारी करते हैं, दूसरी तरफ आपकी जो छवि है वो दबंग वाली छवि रहती है, थोड़ी सी 4 गाड़ियाँ आगे पीछे आपके रहती हैं और आप जो बयानबाजी करते हैं वो भी एकदम बेबाकी से करते हैं। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आया, कहाँ एक IFS होते आप और आज इस तरह की छवि है, तो ये चेंज कैसे हुआ? अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मैं कुछ इस तरह से बयान करूँ, अगर आप इजाज़त दें, इरशाद कहें तो शेर कहूँ। ये 54 इंच के सीने में जो दिल देख रहे हैं ना,
दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं कि तूने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर से बर्बाद किया। मेरे साथ इतना कुछ घटा है। लेडी लक हैज़ नेवर स्माइल्ड ऑन मी इन माई लाइफ। और जिस आदमी को वो काम दांत से खींच के करना पड़े जो हाथ से हो जाता है, वो कुछ ऐसा ही हो जाता है कि पता नहीं कब क्या कर जाए, क्योंकि उसके जीवन में संघर्ष बहुत रहता है। 6th क्लास में था तो मेरा लिवर ख़राब हो गया था, 7th में आया तो मेरे लंग्स ख़राब हो गए थे, 10th में आया तो मुझे एपिलेप्सी हो गई थी। डॉक्टर कहते थे बच्चा मर जाएगा। मेरे वालिद साहब, मेरे फादर राजा नरेंद्र सिंह जी, ही हैज़ बीन अ गाइडिंग फोर्स, अ फिलोसोफर एंड अ फ्रेंड इन माई लाइफ। उन्होंने कहा कि अकेला बेटा है, मरने नहीं दूंगा, खुदा की खुदाई से लड़ाई लड़ेंगे। खुदा ने तुम्हें कैसा बनाया और तुम खुदाई से लड़ाई लड़के क्या बनोगे। अखाड़ा खोद डाला महल में। बहुत कमज़ोर था मैं, सरसों का तेल मला हाथ में तो उल्टी आ गई। इतनी ताकत नहीं थी कि उसकी झाल बर्दाश्त कर सकूं। लोग कहते हैं इतना पतला, मैं इतना पतला था। अखाड़ा खोदना शुरू किया। 8th में क्लास में सबसे स्ट्रांग बना, 9th में सेंट गैब्रियल्स एकेडमी का चैंपियन बना रुड़की का, 10th में ज़िला सहारनपुर का चैंपियन बना, 11th में उत्तर प्रदेश का चैंपियन बना शॉर्ट पुट डिस्कस हैमर थ्रो में, 12th में इंडिया चैंपियन बना। वो बच्चा जिसको जीना नहीं था, उसने किस तरह ज़िंदगी को फतेह किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी मनुष्य को डेस्टिनी का, भाग्य का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कर्मवीर मनुष्य कभी भाग्य की बाट नहीं जोहते। नेपोलियन के हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी, चाकू लेकर के काट के कहा था ये रही भाग्य रेखा, तो चैंपियन उनमें से एक है। रेखा मेरे हाथ में भी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने कर्म से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, ब्रह्मचर्य की शक्ति से और व्रत से, जैसे गुरु ग्रंथ साहब की मैं कई बार एक दोहा में लिखता हूँ, सत्कर्मण सो कभी ना डरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। वही मेरे जीवन का आधार रहा है। चाहे मैंने पढ़ाई की तो चैंपियन, मैंने खेल किया तो चैंपियन, राजनीति में रहा तो चैंपियन, समाज सेवा में तो चैंपियन। तो हर जगह आप चैंपियन ही रहे। और दूसरा, आपको राजनीति में हम अक्सर कभी कभी देखते हैं कि आप शायराना भी हो जाते हैं, तो शायरी का भी आपको शौक है थोड़ा सा? देखिए, शौक क्या कहूँ, उर्दू मुझे रवायत से मिला है। मेरी मदर दिल्ली की थी, मेरे नाना जी हमारे कम्युनिटी, वीर गुजर कम्युनिटी में पहले PCS अफसर थे, कलेक्टर RN सिंह। मम्मी मेरी IP कॉलेज में पढ़ी थी 1952 में। IP कॉलेज में क्या था, उस समय पंजाबी लड़कियां बहुत थी उनके साथ, और नाना जी के ज़माने में फ़ारसी उर्दू चलती थी, तो उर्दू और पंजाबी का मिक्स मुझे अपनी माँ से मिला। इंग्लिश मैंने अपने आप स्ट्रॉन्ग की, और बाकी ये चीज़ें जो 4 ज़ुबान में बोलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। रही शेर व शायरी की बात, ये मैंने अपने आप डेवलप किया, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी से खुद कुछ सीखा। तो मतलब खुद से ही शौक आया, और कैसे डेवलप हुआ शौक, मतलब? और कोई शायरी अगर दर्शकों को आप सुनाना चाहें? शायरी अक्सर आप मतलब बोलते हो वैसे कोई शायरी जो आपके दिल में रहती हो ज़्यादातर? मैं आपसे क्या कहूँ, आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, देखते कौन है जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इसके अलावा भी और हैं। अब दमदारी, जीदारी, जानदारी में सुनाऊं कि फलक को भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, चैंपियन को भी जिद है अपना आशियां वहीं पर बनाने की। और एक चीज़ और रही है मेरे साथ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन इंशाअल्लाह खुद खुदा करे। तो इन चीज़ों का ब्लेंड हूँ, आपके सामने हूँ। दूसरा, हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में एक ब्रेसलेट है, और ऐसा ब्रेसलेट जो है मैंने सलमान खान के हाथ में ज़्यादातर देखा है। तो ये क्या उनके आप फ़ैन हैं या क्या किस्सा है कुछ, क्या इससे जुड़ा? माँ बगलामुखी का है, ये पूजा का है, ये चांदी का कड़ा पंडित जी ने बताया है, और ये हमारी मुँह बोली बहन बनी थी एक, उन्होंने मुझे 1.25 साल पहले दिल्ली में ही बांधा। दिल्ली की हैं वो, उनका बांधा हुआ है। उन्होंने कहा कि साहब क्योंकि फ़िरोज़ा आपके लिए लगी, ये फ़िरोज़ा स्टोन है, ये नज़र लगने से बचाता है, कि आपका फिज़िक इस तरह का है कि मेरे भाई को नज़र ना लगे। तो सलमान पहनते होंगे उनका, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 1.25 साल से ही पहनना शुरू किया। एक्चुअली सलमान खान के साथ आपकी कुछ पिक्चर्स मैंने देखी, तो मैंने उससे रिलेट किया। में भी हो सकता है कि कोई हुआ कुछ यूँ था, मेरे बड़े भाई 1989 के IPS परमवीर सिंह जी मुंबई में पुलिस कमिश्नर रहे हैं, और पहले वो DCP रहे, उसके बाद और IG रहे।
तो जब भी मुंबई जाता था कहते थे किससे मिलो, कौन सी हीरोइन से मिलोगे। मैंने कहा यार हीरोइन से मिलने का शौक़ नहीं। अरे कैसे मर्द हो। अरे मैंने कहा भाई साहब मुझे नहीं है शौक़, मुझे मर्दानगी का शौक़ है। सुनील शेट्टी से मिलवाओ। जॉन अब्राहम तो उस समय नहीं पैदा हुआ था, सुनील शेट्टी से हमें मिलवा दिया। धर्मेंद्र से मिलने का मन था, वो हमारे बचपन से हीरो थे, पिताजी के समय के थे। धर्मेंद्र जी उस समय मिले नहीं। फिर सलमान खान की बारी आई। मैंने कहा सल्लू से मिलवा दो, है तो छोटा सा लेकिन मिल लेते हैं। तो सलमान खान की और हमारी फ़ोटो वायरल हुई, बेचारा छोटा सा लग रहा है, वो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया उसका। मैंने कहा मजाक की बात नहीं भाई, ये तो खुदा की देने, लंबा नहीं हुआ वो। तो इस तरह से मुझे सलमान से मिलना हुआ परमवीर भाई साहब की वजह से, जो आईपीएस हमारे हैं, रिटायर हो गए, मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। अच्छा, आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने जो चीज़ें बताई बचपन की कि किस तरह से फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत हुई, लेकिन आज हम आपको देखते हैं तो बिल्कुल लगता है कि वो मेहनत आपकी दिखती है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन जब डॉक्टर तक जवाब दे देता है, उसके बाद भी खुद को इस तरह से खड़ा करना, फिज़िकली सबसे ज़्यादा आपने जो मेहनत की है अपने आप पर, तो ये जो एक जुनून था ये कैसे आया, और ये सब को करने का जो प्रोसेस था आपका, कितने मतलब चैलेंजेस और कितनी मुश्किलें आप फेस करते थे यहाँ तक पहुँचने में, खासकर मैं फिज़िकली मतलब चैम्पियन उसकी बात कर रही हूँ। देखिए मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल रहा, वो मेरे गाइड रहे। जब भी दिल टूटता था वो कहते थे नहीं बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। और वो तो बात है ही कि फिर शेर की बात आती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, वही तेरी तकदीर इंशाल्लाह लिख देता हूँ। तो चैम्पियन ने भी अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति से, कड़ी मेहनत से, समर्पण से, जब लोग सोया करते थे ना बहन, मैं उस समय पसीना बहाया करता था। हुआ ये कंपटीशन आ गया और बीएससी फाइनल का एग्ज़ाम आ गया। पापा से कहा कैसे करूं। पापा ने कहा बेटा मेरे गुरुजी थे डॉक्टर शांति प्रकाश शास्त्री, 5 PhD थे और रेसलिंग में भी चैम्पियन थे। जब एग्ज़ाम आते थे रात को 12-12 बजे लंगोट बांधा करते थे, और जब सुबह लोग 4 बजे अखाड़े में जाते थे, जब वापस आते थे, तो जिनको आगे बढ़ना होता है ना, जब दुनिया सोती है तब वो हाथों में छाले डालते हैं। तो चैम्पियन ने भी जब दुनिया सोती थी, मैंने 12 बजे तो नहीं लेकिन 2 बजे लंगोट बांधा, 2 बजे से 4 बजे तक व्यायाम किया खूब दबा करके, और अखाड़े में जब लोग पहुंचते थे, जब चैंपियन बढ़ा करके प्रणाम करके बजरंग बली को लौट आया करता था। एक फ़र्क और था, मेरे साथ के लोग कसरत करके कुश्ती करके बादाम पी के सो जाते थे, मुझे सोना नहीं मिलता था, मुझे पढ़ना पड़ता था। तो और लोगों से 4 गुनी मेहनत की है, इसलिए मेरी एफिशिएंसी, मेरी मेंटल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब थोड़ा सा बताइए, जो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे थे और ये जो चैंपियन बनने की तैयारी, ये साथ-साथ कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, अरे MSc में दाखिला लिया। बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ तुम्हें। 10th में फादर ने कहा कि ऐसा है बेटे हिंदी छोड़ दो, मैथ्स बायोलॉजी दोनों लो। मैंने कहा दोनों उल्टी हैं सर, कि जब भी तो लेनी है, सबसे अलग बनाना है तुमको। 10th पास होगी, 12th में आ गए। अब 12th के बाद हमने कहा हम BA में ले लें एडमिशन। फादर ने कहा क्यों। हमने कहा हम चंदग्राम जी के अखाड़े में जाकर के पहलवान बनना चाहते हैं, हम ओलंपिक में मेडल लेंगे। पापा ने कहा व्हाट नेक्स्ट। मैंने कहा जी क्यों। अरे मलबा पहलवान को देखो, अर्जुन अवार्ड विनर है, ओलंपिक मेडल विनर है, और आज चांदनी चौक में चाट बेच रहा है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में स्पोर्ट्समैन की कदर नहीं है, इसलिए आपको साइंस साइड में एडमिशन लेना है। बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री की BSc में हमें दाखिला दिला दिया रुड़की में। अब ऐसी तैसी हो गई कुश्ती की हमारी। एक ये महबूबा थी पहलवानी, उसी से दूरी बन गई। सुबह से दोपहर तक प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी, जोलॉजी थ्योरी क्लासेस, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, और दोपहर के बाद प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ऐसी तैसी हो जाए जब शाम को 5 बजे घर जा करें, लेकिन कसरत नहीं छोड़ी थी हमने। BSc हो गई तो MSc में आए। पापा ने कहा बेटा IAFS की तैयारी करो। मैंने कहा हमको मारोगे। ये कीप योर ब्लडी माउथ शट, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दुनिया में तुझे ऐसा बनाऊंगा तेरे जैसा कोई दूसरा ना हो। मेरे फादर ने कहा, आज 89 के होने वाले हैं। IAFS का फॉर्म दिल्ली से आए लेने के लिए, जवाहर बुक डिपो से। रुड़की में तो मिलता नहीं था उस समय। रुड़की में सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्मी 3 तैयारी हुआ करती थी। हम अकेले सिविल सर्विस की तरफ गए। इतना मोटा फॉर्म था, पसीना आ गया देख करके। अंग्रेजी का अखबार लंढौरा गांव में शुरू कर दिया, हिंदुस्तान टाइम्स, और हमें कह दिया कि 18 घंटे पढ़ेंगे आप। एक बात थी, द वर्ड ऑफ माई फादर वॉज लॉ फॉर मी। उन्होंने जो कह दिया वो कानून था, इसीलिए आज हूँ यहाँ। आज की जनरेशन में वो बात नहीं है, इसलिए नालायक हो रहे हैं, संस्कार नहीं है, संस्कारहीन हो रहे हैं, चाहे मेरे हों या किसी और के हों। फिर एक दिन इंग्लिश के अखबार में न्यूज़ आई,
आर्म रेसलिंग नेशनल्स इन दिल्ली. आई वॉज bewildered, आई वॉज एक्साइटेड. मैंने कहा पापा 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 जस्ट लुक एट दिस कि यस दीज आर आर्म रेसलिंग नेशनल्स. पेपर तो कुछ और चीज के लिए लगवाया था, हाँ हाँ सुनिए तो वही तो बता रहा हूँ. अरे मैंने कहा पापा इसमें पंजा लड़ाने का कंपटीशन है, कुश्ती जितना टेक्निक ट्रेनिंग नहीं है रोज 4 घंटे की, हमको जाने दीजिए ना प्लीज़. उनके पैर पकड़े जान दी. हमारे कज़न ब्रदर थे शॉर्ट पुट थ्रोअर आर्मी में, रामपाल सिंह, वो उसी टाइम टपक गए, आ गए जब ही. और ड्राइवर था एक बुंदू. पापा ने कहा बुंदू और रामपाल आ गए, जीप ले जाओ. 88 की बात बता रहे हैं, अक्टूबर की. कितना साल हो गया? 35 साल. इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में कंपटीशन था. पहुँचे जी बड़े बन के हम. और वहाँ जो संजय प्रधान थे हमारे अध्यक्ष आर्म रेसलिंग एसोसिएशन यूपी के, अरे आप तो ट्रायलवा में नहीं आए, कैसे आपको लेने? नहीं, हमने ये नहीं बताया कि फादर एमएलए हो गए थे 1985 में. हमने कभी अपना किसी की बैसाखी का सहारा नहीं लिया साहब आज तक. अपने दम पे किया चैंपियन ने जो किया. आज भी ऐसा ही है, नहीं तो मंत्री बन जाता अगर जूते उठाता. लेकिन नहीं, स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज करना कुंवर प्रणब सिंह को मंजूर नहीं, इसलिए इनके लिए राजनीति कर रहा हूँ. ऐसे नहीं, माता ऐसी हाथ रखे हमेशा. बाहर आ गए भाई साहब, जीप पे बुंदू को छोड़ दिया. मैं कहा बुंदू तुम जीप पे रहो. रामपाल सिंह और हम पैदल चलते चलते उस फ्लाईओवर पे आ गए जो आईपीएस स्टेडियम के बाहर है. तभी देखते हैं कि 10-12 लोग आंध्र प्रदेश आर्म रेसलिंग के आ रहे हैं. हमने कहा सुनो यार. बोले क्या है? मैंने कहा यार हमको यूपी वालों ने पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, हमने स्टेट ट्रायल में नहीं लिया था. बोले तुम 100 किलो में हो क्या? कि हाँ. अरे हमारे 100 किलो वाले का हाथ टूट गया, आ जाओ आंध्र प्रदेश से. देखो क्या होता है, यानी देवी माँ की कृपा उधर हमको ना हुई. अगर हम जीप में बैठ के हम चले जाते तो खत्म थी बात. जीप छोड़ी, पैदल चलने आए, आंध्र प्रदेश वाले आए, उनको रोका. इत्तेफाक देखो हम आंध्र प्रदेश से उतरे. फिर बोले तुम कैसे लड़ाते हो, ट्रेनिंग बताओ. मैंने कहा ट्रेनिंग क्या है, सीधे लड़ाते हैं. कि नो, ट्राइसेप को लेटिस मसल पे रखो, डेल्टॉइड को ट्रेपेजियस पे रखो. और मैंने कहा भैया एक दिन में कैसे आएगा? कब बात चला, हंस की चाल अपनी भूल गया. क्या लगे तुम अपने जान से लड़ाओ. जान से हम लड़ाए. 3 दिन कंपटीशन चला. सबसे पहला बाउट इंडिया चैंपियन के साथ आ गया. और हमने ना उसकी शक्ल देखी ना कुछ देखी, पकड़ के जोर जो मारा, खड़ा गिरा दिया उसका. शोर मच गया, नए लड़के ने इंडिया चैंपियन मार दिया. और देखिए इत्तेफाक आप, हमारा लक देखिए आप, यानी उसे पकड़ते ही मार दिया. खैर 3 दिन चला, हम इंडिया में 4th आए. फिर मैंने कहा पापा से, ट्रंक कॉल का ज़माना था, 3 घंटे में ट्रंक कॉल लगी लंढौरा हमारी दिल्ली से. मैंने कहा पापा मैं ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ. कि बेटा व्हाट अबाउट योर स्टडीज़? मैंने कहा पापा गिव मी अ चांस. Opportunity knocks at your door only once in life. If you open it, it's yours. If you keep your door closed, it goes to another door. My father is educated. He said, "Beta, you go." He has studied in St. Joseph, Dehradun, and St. George's, Missouri. अब से 80 साल पहले हैदराबाद गए. 1 हफ्ता जीत जान लगा दिया. 20 घंटे ट्रेनिंग करता था. सारा मांस फट गया था कोहनी का, यहाँ से खून हम खून हो जाया करता था. बात हड्डियाँ दिखने लगी थी, फिर भी जोर लगाता था मैं. डॉक्टर कहते तू आदमी है क्या है? मैंने कहा ये मत पूछो मैं क्या हूँ, जुनूनी आदमी हूँ. नेक्स्ट ईयर 1989 में सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में नेशनल चैंपियनशिप हुई एंड कुंवर प्रणब सिंह बिकेम चैंपियन इन 100 kg कैटेगरीज. उसके बाद सुपर हैवी में गए. 92 में मैंने एशियन चैंपियनशिप में टाइटल दिया था, चैंपियन ऑफ चैंपियंस का. 13 खिलाड़ियों को हरा करके. ये नाम जो है ना, ये नाम नहीं, ये टाइटल है. चैंपियन कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन. चैंपियन ऑफ चैंपियन जीता था, इसलिए अपने आप को चैंपियन टाइटल में लिखता हूँ. ये मेरा पदनाम वो नहीं है जैसे तखल्लुस लिख देते हैं शायर लोग. ये मेरा टाइटल है. ऐसे जिंदगी को जिया और साइड बाय साइड पढ़ाई भी की है. आई अपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑल्सो. आई वेरी नियरली आई क्वालिफाइड द इंडियन. एक तरफ चैंपियनशिप चल रही है आपकी ये, और एक तरफ इस चीज के लिए चैंपियनशिप, तो दोनों चीजों को मैनेज आप कैसे कर पा रहे थे? घंटे 24 होते हैं, लेकिन हमने उनको 72 बनाया. तपस्या 3 गुनी की. 20 घंटे जागते थे. कोई नहीं कर सकता. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ. माँ भगवती का प्रताप है, कुछ नहीं हूँ. आपके जूतों की धूल नहीं कहूँ तो खाकसार हूँ. जर्रे को आफताब बना रहे हैं आप, कुछ नहीं हूँ. लेकिन जो किया है, युवाओं को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप जब चैंपियन कर सकता है, जिसको टीबी थी, जिसको लिवर खराब था, जिसको मिर्गी का दौरा था, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आज 58 में मैं 28 का हूँ. आप 18 साल से क्यों नहीं बन सकते? भारत को मजबूत करने के लिए चरित्र बनाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आप वेद को पढ़िए, अपने अंदर वो चीज़ लाइए. तो क्यों नहीं भारत बन सकता विश्वगुरु? मोदी जी कहते हैं विश्वगुरु बनना है, बिल्कुल बनना है. अगर मैं एमपी बन गया, मेंबर पार्लियामेंट, मोदी जी के चरण छू करके उनके साथ रहूंगा और भारत के युवाओं को प्रेरित करूंगा कि शक्तिशाली बनो और शिक्षा हासिल करो. शिक्षाशाली, शक्तिशाली बनो. ब्रेन विद ब्रॉन, ताकत और तालीम, शिक्षा और शक्ति, ये प्रेरित करूंगा.
I'll be a brand ambassador. You like it. तो वो यूपीएससी से फिर ये पॉलिटिक्स की तरफ कैसे रुख हो गया? बहुत अच्छा सवाल है. I used to hate politics. Father was MLA way back in 1985. बड़ा बुरा लगता था. मेरी भैंस खोल ली, मेरी डॉल काट दी, मेरे लड़का पीट दिया, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा दो. मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस, व्हाट ब्लडी नॉनसेंस, क्या तरीका है यार. आई यूज टू हेट इट. अच्छा, मम्मी भी IAS की लड़की थी, उनको पसंद नहीं आता था. 1985 में फादर जीते और 90 में हार गए. उस हार के बाद सरता जो जिंदगी मैंने देखी है, नारायण, उसने मुझे उत्प्रेरित किया कि अगर आदमी को के पास पद नहीं है तो कुछ नहीं है. भले ही चैंपियन हो, भले ही सिविल सर्वेंट हो, लेकिन पद जरूरी है. फिर उत्तराखंड बना. पर वो 12 साल जो गुमनामी के हमने गुजारे, धक्के खाए ज़िंदगी में, सीखा तो बहुत कुछ जहर पिया. फिर मेरी शादी हुई स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी, जो 3 बार के विधायक थे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, उनकी बेटी शुभ्रा से, जिनका नाम शादी के बाद रानी देवयानी रखा. हमारे यहाँ नाम बदला जाता है लड़की का. और देवयानी के पदार्पण होने से हमारे रंग महल लंढौरा में हमारी तकदीर, हमारी तस्वीर, हमारी तौफीक बदल गई. 2000 में उत्तराखंड बनता है 9 नवंबर को. नारायण सिंह राणा पहला उत्तरांचल ओलंपिक गेम कराते हैं देहरादून में. ग्रेट मैन, आई सैल्यूट हिम. उनके जैसा तो हुआ ही नहीं, कोई नेता नहीं. खेल मंत्री बहुत बने ने, नारायण सिंह का 10% भी नहीं. बहुत बड़े लेवल पे कराया, मुझको इन्वॉल्व किया उन्होंने. और नित्यानंद स्वामी चीफ मिनिस्टर थे. जब फाइनल दिन था तो मैं आर्म रेसलिंग टेबल पे मैंने पंजा लड़ाया मिस्टर यूनिवर्स से, प्रेमचंद डोगरा से. उस टाइम डोगरा डर गया मुझे देख करके. मैंने हिला डाला पूरी तरह, क्योंकि बॉडी बिल्डर में जोश जान नहीं होती, जोश जान पहलवान में होती, उनमें सिर्फ शो होता है. तो नित्यानंद स्वामी जी ने कहा भाई ये युवक कौन है? तो बताया कि कुंवर नरेंद्र सिंह. अरे जो विधायक थे 85 में, अरे उस समय तो मैं विधान परिषद का अध्यक्ष था. अरे बेटा इधर आओ. मुख्यमंत्री का मुझे बुलाना था और मेरे जीवन में राजनीति का प्रस्फुटित होना था. मुझे भी लगा क्यों ना उस मौके का फ़ायदा उठाएं. मैंने कहा ताऊ जी, मैं आपका लंढौरा महल पर स्वागत करना चाहता हूँ. 1 हफ्ते बाद का टाइम दे दिया. हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक डिमांड बहुत पुरानी थी कि लक्सर में डिग्री कॉलेज खुलवा देंगे, हमको विधायक बना दीजिए. रेलवे का ओवरब्रिज बनवा देंगे, हमका सांसद बनवा दीजिए. नहीं बन रही थी 1952 से. हमने मुख्यमंत्री घोषणा में करवा दिया लक्सर में डिग्री कॉलेज. घोषणा कराने के 1 हफ्ते बाद जाके हम बैठ गए सर्किट हाउस में, जहाँ CM का निवास हुआ करता था. नित्यानंद स्वामी का, पहले CM जो थे उत्तराखंड के, नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड. कहने लगे बेटा शासनादेश कैसे जारी हो जाएगा? मैंने पैर पकड़ लिए ऐसे ही. मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं. सिक्योरिटी वाले 2 दरोगा आए. मैंने कहा 4 बुला लो. पत्थर का हूँ, जोर लगाए दरोगा, हम पैर ना छोड़ें. कहने लगे अरे बेटा मान जाओ. मैंने कहा शासनादेश. 15 दिन में सरता रिकॉर्ड है, शासनादेश जारी कराया डिग्री कॉलेज का. और 1 महीने बाद फिर उनका स्वागत किया. और स्वागत कहाँ किया? लक्सर चीनी मिल में धन्यवाद सभा करी. और उस समय कोई जगह नहीं थी, टूटा फूटा जानवरों का अस्पताल था, जहाँ हमने पठन पाठनकार डिग्री कॉलेज का शुरू करा दिया. विधायक बनने से पूर्व डिग्री कॉलेज शुरू करा दिया और धन्यवाद सभा उनकी की. ऐसे पदार्पण हुआ. तो थोड़ा सा एक और किस्सा आपकी लाइफ का हम जानना चाहेंगे, जो काफ़ी अहम है और काफ़ी अहम पड़ाव आपकी लाइफ का वो रहा भी है, लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं, वहाँ से आपका शुरू हुआ. तो यहाँ पे जो आपकी पत्नी है, धर्मपत्नी, यहाँ पे रानी देवयानी सिंह जी हैं, तो उनका लाइफ में कैसे आना हुआ, कैसे मतलब सारी चीज़ें हुई? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि ईश्वर जोड़ियाँ बना के भेजता है, इसमें दो राय नहीं है. 1990 में एक रैली कराई थी मुलायम सिंह जी की, मुख्यमंत्री थे. ससुर साहब उस टाइम फादर के साथ MLA रहे थे. तो मैं आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 89 में जीता था. टाइट टी-शर्ट पहनी थी, मसल्स और ज़्यादा बने हुए थे. अपने 15-16 पहलवान लेके पहुंचा था, क्योंकि मुलायम सिंह जी भी पहलवान थे, उनको शौक था. तो मंच पे हम गए तो पीछे से एक आवाज़ सुनता हूँ, सुनो बेटा. मुस्कुराता हुआ चेहरा है, सिगरेट पी रहे हैं, बड़ा सा माथा है, कि तुम कुंवर साहब के बेटे हो? मैंने कहा जी. कि मैं महेंद्र सिंह भाटी विधायक हूँ, ये DP यादव विधायक हैं, ये नरेंद्र भाटी विधायक है. तीनों बैठे थे. और बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा अंकल अभी इंडिया चैंपियन बना हूँ. क्या करना चाहते हो? कि साहब IAS की तैयारी कर रहा हूँ. वेरी गुड. इतने में DP यादव ने ये बोल दिया कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना. मैंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, और होती है तो अपने आप कर लेते हैं. तभी मुलायम सिंह जी आगे पूछा पहलवान किसके खड़े हैं. फिर परिचय हुआ कुंवर साहब के बेटे हैं, क्योंकि वो जब लीडर ऑपोजिशन थे तो पापा MLA थे उस टाइम. कुछ बजरंग दल वालों ने पत्थर फेंक दिया, तो दीपक शुक्ला, एक प्रदीप शुक्ला DM थे, उनके पीछे भागे SSP के साथ. तो उन्होंने कहा ए शुक्ला, प्रदीप रुको.
ये क्या बजरंग बली का अवतार तो कुंवर साहब का बेटा जो बैठा है, खड़े होना, और हमने अपने डबल बाइसेप्स, अपने वेंग सब फलाना ढिकाना दिखाना शुरू कर दिया मंच से, और बड़ा तारीफ़ें तालियां बजी। होने वाले ससुर साहब थे, उन्होंने मुझे वहीं आशीर्वाद दे दिया था। 13 सितंबर 92 को उनका मर्डर हो जाता है, ब्रूटल मर्डर, डे लाइट मर्डर। उससे पहले फरवरी 1992 में मेरी बुआ के बेटे महाराज रणजीत सिंह जूदेव, जो PWD मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर यूपी के रहे, 6 बार के MLA रहे, रघुवर प्रताप के जो मामा, कांग्रेस का प्लेनरी सेशन हुआ तो रंग महल लंढौरा में रुके थे, तो बड़ा वो भी नॉन चैलेंट थे, आए, मामी जी मेरे मदर कहते हुए, हाँ भाई बोलो रंजीत क्या बात है, कि मामी जी हमारा एक दोस्त है महेंद्र भाटी, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। मैंने कहा रंजीत भाई साहब किसकी तारीफ़ करते हैं, ये तो संभव ही नहीं है, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, कि गुजर है और उसकी एक दिक्कत है, उसकी वाइफ क्रिश्चियन है। अब मम्मी IP कॉलेज की पढ़ी हुई, PCS की बेटी दिल्ली की, उन्होंने कहा अरे भैया हमारे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए। कि नहीं, वो कह रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, उसने प्रणव को मंच पे देखा था, बट कुछ नहीं, बात नहीं चली। 92 ही डाइट, ही वाज शॉट डेड। उसके बाद एक बीच के रिलेटिव थे, उन लोगों ने बात आगे बढ़ाई और तब हमारी सगाई हुई और शादी हुई। तो दैट वाज अ गॉड सेंड, आई शुड से, अ ग्रीटिंग। भाटी जी स्वर्गवास से पहले मुझे आशीर्वाद मंच पे दे गए थे, बट ही वॉज एक्सटेंसिव पर्सन, वेरी वेल रेड। नोएडा जैसी जगह से 3 बार MLA बनना और इसको क्या से क्या बना देना। उनका जीवन के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मैं भी राजनीति में आऊँगा, तब मैं राजनीति में आया, और देवयानी की सपोर्ट से। तो ये थे हमारे साथ कुआं प्रणव चैंपियन जी, जिनसे हमने बातचीत की, और यहाँ पर आपने उनकी जो वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है वो भी यहाँ पर देखा कि उनको किस तरह से अलग अलग तरह के शौक हैं और उस सबको बरकरार रखते हैं, और एक अलग छवि राजनीति में उनकी देखने को मिलती है। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।